हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं अपने सीडीएस के जीएस पेपर के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो जो हम 2017 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने उसमें 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। हम 20 क्वेश्चंस पार्ट वाइज करके ले चलेंगे। तो आपको 2021 फर्स्ट तक के सारे क्वेश्चन पेपर कवर करा दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो नई अपडेट है या कोई नई वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं सस्य सघनता और फसल चक्र की तीव्रता और फसल उत्पादकता या सस्य विविधता। तो इसमें आपका सही उत्तर है वह है सस्य सघनता। यह आपका सही उत्तर है। तो बात करें इसके सस्य सघनता का मतलब है फसल इक्वल टू सकल फसली क्षेत्र और बटे में आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र और इंटू 100। तो यह आपकी सस्य सघनता है। इसके आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप इसमें आपका सही क्रम पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी स्वर्ण रेखा। ऑप्शन बी है आपका कृष्णा पेरियार गोदावरी महानदी स्वर्ण रेखा और पेनरू कृष्णा गोदावरी महानदी स्वर्ण रेखा और पेनरू महानदी स्वर्ण रेखा और गोदावरी कृष्णा। तो इसमें आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। तो पेनेरू कृष्णा गोदावरी महानदी स्वर्ण रेखा। तो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर वो हैं पेनेरू आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा आपके कर्नाटक में है और गोदावरी आपके महाराष्ट्र में है और महानदी उड़ीसा में है और स्वर्ण रेखा आपकी झारखंड में है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला आपका क्वेश्चन है ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके कथन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो बात करें पहले स्टेटमेंट का। तो स्तरित ज्वालामुखी लावा स्तर को उत्पन्न करते हैं जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करते हैं और किंतु अपरदन का अत्यधिक प्रतिरोधी है। आपका ऑप्शन बी है आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि लावा रिज कटक अथवा मेसा रह जाते हैं और ऑप्शन सी है आपका हवाई गुम्बदी ज्वालामुखी धाराओं द्वारा अप्रदित होते हैं जिससे खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियां बनती हैं। ऑप्शन डी है आपका किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। तो इसका आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। और इसमें आपके स्ट्रेटो वाल्केन इन्हें कंपोसाइट वाल्केनो के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें संयुक्त ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका अगला क्वेश्चन है वह है, बच्चों में क्वासी ओरकर रोग किस कारण से होता है। तो यह एक डिसीज है, बच्चों में हो जाती है क्वासी ओरकर। तो यह किस कारण से होता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी, और आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी, और आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी, आहार में पर्याप्त वसा और किंतु विटामिनों की कमी। तो इसमें आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण यह बच्चों में क्वासिर ओरकर रोग हो जाता है। और इसमें यह प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। इसमें अंग का पतला होना एक डिसीज हो जाती है और मस्तिष्क का विकास नहीं होता है और इसमें अंग वह पतला हो जाता है। तो यह बच्चों में क्वासियर ओरकर रोग के कारण ही होता है। इसके आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला आपका क्वेश्चन है वह है मैमेलियन हृदय पेशी जनक और यह तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंद कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपके ऑप्शन हैं कोट्रालिंद नोड, क्यूआरएस उर्मिक या टी उर्मिक या यकृतीय निर्वाहिका उपतंत्र। तो इसमें आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, कोट्रालिंद नोड से यह हृदय स्पंदन शुरू होता है। बात करें इसकी तो इसमें स्तनधारी हृदय को मायोजेनिक कहा जाता है। तो
मायोजेनिक कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, तो ये क्या हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ऑप्शन बी इंडोल यौगिक या एडेनिन व्युत्पन्न कैरोटेनाइड और टर्पीन, वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन, और ऑप्शन डी है आपका विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। इसमें जो है इंडोल यौगिक, एडेनिन उत्पन्न और कैरोटेनाइड और टर्पीन जो है ये वर्धन नियंत्रक एवं रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। और ये जो है भिन्न रासायनिक पादप वर्धन नियंत्रक जो है अणु होते हैं। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरणों पर विचार कीजिए जिनके तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य मानव नेत्र को दृष्टि की अनुभूति दे सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 200 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर, केवल 500 नैनोमीटर, या ऑप्शन डी 200 नैनोमीटर से या 1000 नैनोमीटर। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 500 नैनोमीटर जो है। इसमें मानव नेत्र का जो दृश्य प्रतिबिंब होता है वो 390 से 700 नैनोमीटर होता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 390 से 700 नैनोमीटर होता है। और तो इसमें जो है 390 से 700 नैनोमीटर का ऑप्शन नहीं है, तो जो है यह अनुमानित जो है 500 नैनोमीटर होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वर्षा के किसी दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यक्तीकरण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी जो है परावर्तन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के कारण जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश के बाद आकाश में दिखाई पड़ता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं अगला, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके जो है इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके स्टेटमेंट हैं, इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया था। और ऑप्शन बी है, इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना है। ऑप्शन सी, इस परियोजना ने भारत में बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करने का महत्व दिया है और भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है कि पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। और इसमें जो है आपके टाइगर रिजर्व जो है ये जो आपके 3 कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं। इसे वर्ष 1973 में जो है आरंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। और जो है इसे परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत सुरक्षित रखने के लिए जो है सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं। और इस परियोजना ने भारत में बाघों का जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करने का महत्व दिया है। और बात करें ऑप्शन डी की, तो भारत में पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपको बता दें पूर्वोत्तर भारत में आपके जो है 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दंपा टाइगर रिजर्व, और फिर आपका दूसरा है आपका पाकुल टाइगर रिजर्व, और तीसरा है आपका नामदफा जो है टाइगर रिजर्व। तो आप जो इन जो है टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा, इनसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं अगस्थ्यामलाई और नोक्रेक और ग्रेट निकोबार और ग्रेट हिमालयन। तो इसमें जो है जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो है कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपका जो इसमें सही उत्तर है वह है ग्रेट हिमालयन एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। आपके अगस्थ्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। आपके इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बात करें इन बायोस्फीयर्स के बारे में, तो ये जो है आपके 18 जो हैं दिए गए हैं यहाँ पे।
तो आपका नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकरेक, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन है, सिमलीपाल, और डिब्रू खोआ है, देहांग, देबांग, पंचमढ़ी, और अगस्तमलाई, खंजन डेजांग, और आपका अचानक कमार है, और रन ऑफ कच्छ है, कोल्ड डिजर्ट है, और भैसाचल और पन्ना। तो आप जो है इनको याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जो है इसे दिखा दे रहे हैं कि यह कौन से राज्य में है और कहाँ पे है और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई है और कितनी जगह में यह फैला हुआ है। यहाँ पे जो है आपको सब मिल जाएगा, तो आप जो है वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और क्षेत्रफल के सबसे बड़ा जो आरक्षित तो क्षेत्र है वह रन ऑफ कच्छ है, यानी सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व आपका रन ऑफ कच्छ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सिखोवा, यानी सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व आपका डिब्रू सिखोवा है। और इसमें जो है संसार का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप है। 2010-2020 को जैव विविधता दशक मनाया जाता है। तो 2010 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाएगा। और वर्तमान समय में संसार के 82 देशों में 338 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। 1972 में यूनेस्को द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं जीवमंडल के जैव आरक्षित क्षेत्रों को स्थापित किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, इसे प्रायः सशक्त लहरें उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी है आपका, प्रशांत महासागरीय तट सुनामी लहरों के लिए अति सुभेद हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है आपका। सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगें या भूकंपीय सागर तरंगें भी कहते हैं, बिल्कुल सही है आपका। और आपका जो ऑप्शन डी है, सुनामी एक लैटिन शब्द है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। सुनामी जो है आपका एक जापानीज शब्द है, यानी जापानी शब्द है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है क्या है, जापानीज शब्द है, जापानीज वर्ड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, वृष्टि प्रस्फोट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात करते हैं नीचे आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में। तो इसे बादल गरजने और चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक आई बहुत भारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। और आपका अगला स्टेटमेंट है, ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ऐसा केवल दिन के समय में होता है। और तो आपके नीचे जो है दिए गए कूट के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है। तो इसमें पूछा गया है कथन कौन सा सही है, कौन कौन से कथन सही हैं। तो आपको जो है नीचे दिया गया है, तो आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल सही हैं। इसे बादल के गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक आई बहुत भारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो है प्रस्फोट यानी बादल फटना, जो है बादल फटने से, यह भी एक जो स्टेटमेंट है राइट है। और ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पिथौरागढ़ में अभी बादल फटा है। तो आपने न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा। अब बात करें जो है तीसरे स्टेटमेंट की, तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। आप बात करें चौथे स्टेटमेंट की, तो ऐसा केवल दिन के समय होता है। तो यह कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, या कोई निश्चित समय नहीं होता है बादल फटने का कि या जो है निश्चित समय पर फटेगा, या दिन में भी फट सकता है, रात में भी फट सकता है। तो बादल जो है उसका फटने का कोई समय नहीं होता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यह जो है संवहनी मौसम प्रणाली द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो है यह दिन में फटेगा या रात में फटेगा, बादल जो है कभी भी फट सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है तो वह है, एरिडीसॉल जो मृदा प्रकारों में से एक है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, वर्ष के अधिकांश समय में पौधों के लिए पानी की कमी, अत्यधिक जैव पदार्थ या गहराई पर कार्बोनेटों का अधिक संचयन, और गहरी चौड़ी दरारों का अभाव। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अत्यधिक जैव पदार्थ आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें जो है यह वाला जो पॉइंट है या जो है
इसमें यह पूछा गया है कि एरिडीसॉल जो मृदा प्रकारों में से एक है के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं है। और जो है इसमें वर्ष के अधिकांश समय पौधों के लिए पानी की कमी हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। गहराई पर कार्बोनेटों का अधिक संचयन होता है, बिल्कुल सही है। गहरी चौड़ी दरारों का अभाव होता है, यह भी बिल्कुल सही है। एरिडीसॉल रेत की तरह है, जैसे जिस प्रकार आप देखते हैं कि राजस्थान में कार्बनिक मात्रा बहुत कम है, तो राजस्थान की जो रेत है उसमें जो कार्बनिक मात्रा बहुत कम है, तो उसी का ये एक एग्जाम्पल है। चलिए, आज के हमने पार्ट 2 के जो जितने क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो है अगला पार्ट 3 जो है कल लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।